हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जय प्रक्रम के टॉपिक रिस्पिरेशन श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या होता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को आधा आधा बताने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिस्पिरेशन की। बात करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इस टॉपिक से आपको जितना भी पॉइंट्स लिखाया जाएगा आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, और याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिस्पिरेशन की। हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, या आप कहीं पर पढ़े होंगे, या आपका टीचर छोटी क्लास में बताए होंगे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यहाँ आप इस प्रकार भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन श्वास के द्वारा अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देता है, सांस को छोड़ देता है। इस क्रिया को हम श्वसन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भोजन खाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन खाकर हम ऊर्जा तो प्राप्त करते हैं, अब उस ऊर्जा को दहन करना होता है। ठीक है, जितना भी पदार्थ बनता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसको दहन करना होता है, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वह सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है। ठीक है, वैसे वह नहीं जल सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अर्थात एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। पहले बात कर लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रिस्पिरेशन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, श्वसन की वह क्रिया जिसमें जीव को ऊर्जा की दहन के जिसमें जीव को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन में यहाँ पर परिभाषा लिखा जा चुका है। श्वसन की वह क्रिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और परिणाम स्वरूप CO2, जल और ऊर्जा की प्राप्ति होता है, उसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर इसका समीकरण दिया गया है। ग्लूकोज को यदि हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, उसके साथ में ऊर्जा 38 ATP। ठीक है, ये समीकरण आप लिख ले क्योंकि कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा लिखा गया है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण यानी कि आधा ऑक्सीकरण होता है। इसमें पूरा पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। पूरा पूरा किस में होता है, वायवीय में। इसमें CO2, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, और एक बात बता देता हूं, मनुष्य में भी एनएरोबिक रिस्पिरेशन अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। कब होती है, जब हम दौड़ते हैं या कोई भारी भरकम वर्क करते हैं तब। जिस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस अंग में लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। वह लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति कब होती है, यहाँ पर समीकरण दर्शाया गया है। जब ग्लूकोज, हमारे शरीर में जो भोजन खाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं
क्यों क्यों मिलाते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीकरण करने के लिए। आधी अपूर्ण, अपूर्ण यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन तो मिलेगा, ऑक्सीजन मिलाने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति ऐसी होती है। उसके साथ में ऊर्जा बनेगा कितना? एटीपी, 2 एटीपी यानी कि 2 एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग इसे जानते होंगे, कई बार पूछा गया है एटीपी का फुल फॉर्म, आप लोग इसे याद कर सकते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एटीपी मुद्रा के रूप में कार्य करती है। मुद्रा मतलब रुपया, ठीक है, मुद्रा मतलब रुपया। ये रुपया के रूप में कार्य करती है और ये खर्च होती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऊर्जा ईंधन की तरह सभी कार्यों में खर्च होती है। ऊर्जा ईंधन की तरह, ईंधन खर्च होती है, गाड़ी में पेट्रोल खर्च होती है, ठीक है, सिलेंडर खर्च होती है, ईंधन जितना भी है खर्च होती है, उसी प्रकार ऊर्जा खर्च होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे और इसके बारे में। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का 3 रूप में विखंडन किया गया है। यहाँ पर देखिए विभिन्न पथ द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज कोशिका द्रव में, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पहले साइटोप्लाज्म में तो विखंडन करेगा, सब में, सभी में साइटोप्लाज्म में ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पायरुवेट का विखंडन होगा, ठीक है। 3 अणु इन द एयर प्लस एनर्जी, 3 अणु इन द एयर प्लस एनर्जी, इसमें 3 अणु वाले हवा और साथ में एनर्जी। उसके बाद एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट अनुपस्थिति में होगा यह कार्य। यहाँ पर इन द होगा इन द ईस्ट, यानी कि यह क्रिया ईस्ट में, छोटे जीव में यह क्रिया होगा। ये ईस्ट जैसे पैरामेसियम जैसे जीव में अवायवीय शोषण की क्रिया होती है और मनुष्य, पक्षी, बकरी, भैंस, गाय सब में, इस सभी में वायवीय शोषण होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी कितना? 2 कार्बन अणु, ठीक है, 2 कार्बन अणु, एनर्जी मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब दूसरा स्टेप आया, पहला खत्म हो गया, पहला में मिला 2 यहाँ पर 2 कार्बन अणु, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दूसरा चरण में है कि स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव है, कमी है, ठीक है। और इन आवर मसल सेल, ठीक है, हमारे शरीर में मसल सेल्स, उसमें अब ये हमारे शरीर में होता है ये कार्य, मसल्स यानी कि मांस में, जहाँ पर लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। जब हम दौड़ते हैं, मैंने बता दिया इससे पहले, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा बॉडी में एनर्जी के रूप में क्या लैक्टिक, ऑक्सीजन की जगह लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलने लगता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब अभाव हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वहाँ पर लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनेगा, साथ में एनर्जी 3 कार्बन अणु, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। अब लास्ट स्टेप बचता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह कार्य होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वह होगा वायवीय श्वसन, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वह होगा अवायवीय श्वसन, 1 नंबर वाला अवायवीय, ठीक है, लास्ट वाला वायवीय, बीच वाला तो वायवीय में भी होता है, अवायवीय में तो होबे करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ये कार्य होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जिसे बोला जाता है कोशिका का, ठीक है, यहाँ पर ये वर्क होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं आगे बात करूँगा ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम, ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू,
बाय।